गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम 11th क्लास हिस्ट्री में बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 लेखन कला और शहरी जीवन। यानी हम इसमें समझेंगे कि विश्व में सर्वप्रथम लेखन कला का विकास कैसे हुआ और शहरी जीवन कब से अस्तित्व में आया। शहरी जीवन जो आज हम देखते हैं, मॉडर्नाइजेशन का जो समय है, ये कब से शुरुआत होती है, यानी कब आदि मानव बस्तियों से निकलकर शहरों का निर्माण करता है। ये जो क्षेत्र है जिसको हमने मेसोपोटामिया कहा, ये वर्तमान में इराक और ईरान जो देश हैं उसमें पड़ता है। यानी वर्तमान में जो ईरान इराक हैं, प्राचीन समय में उसको मेसोपोटामिया कहा जाता था। मेसोपोटामिया की जो खोज हुई है वो भी लगभग 1840 ईस्वी के आसपास हुई। यानी 1840 ईस्वी में इस सभ्यता के अस्तित्व में आने का पता लगा। अब आप सोचिए कि हजारों हजार साल पुरानी ये सभ्यता, इसमें दो शब्द हैं, मेसोस और पोटेमस। इन यूनानी शब्दों से मिलकर बना है मेसोपोटामिया। मेसोस का अर्थ होता है मध्य और पोटेमस का अर्थ होता है नदी। यानी ये जो क्षेत्र था जिसको हमने कहा मेसोपोटामिया, ये दो नदियों के बीच का क्षेत्र था। एक थी दजला, जिसे तिग्रिस भी कहा जाता है, और दूसरी फरात। यानी कि ये दो नदियाँ दजला और फरात के बीच की जो फर्टाइल लैंड थी, उसी में इस सभ्यता का विकास हुआ और इसको नाम दिया गया मेसोपोटामिया की सभ्यता। यानी दो नदियों के बीच का क्षेत्र। यहाँ हम इसको देख भी पा रहे हैं किस प्रकार नदी उत्तर से दक्षिण की ओर बह रही हैं और इन दो नदियों के जो बीच में क्षेत्र है वो मेसोपोटामिया कहलाया गया। इसकी चर्चा बाइबल में भी मिलती है। बाइबल की एक पहला यानी फर्स्ट चैप्टर है ओल्ड टेस्टामेंट, उसमें एक संदेश का उल्लेख किया गया है जिसमें बताया गया है कि पृथ्वी पर प्रलय आएगी और सभी जीव जंतु पक्षी पौधे सब नष्ट हो जाएंगे। तो ऐसे समय में ईश्वर ने एक दूत को भेजा जिसका नाम था नोवा, और उसने प्रकृति से पेड़ पौधे जीव जंतु और मनुष्य की सभी की एक एक प्रजाति को लेकर वो नाव में निकल जाता है और इस प्रकार वो इन प्रजातियों को सुरक्षित कर लेता है। और शायद यही कारण था कि अंग्रेज़ों की जिज्ञासा थी कि जो बाइबल में जिक्र हुआ है स्थान का, उसकी खोज की जाए। और ये वास्तव में सही भी हुआ कि जो बाइबल में वर्णित था क्षेत्र, उसका नाम मेसोपोटामिया तो नहीं था, लेकिन काफ़ी हद तक उस कहानी से मिलता जुलता था। यहाँ पर जानना बहुत ज़रूरी है, इसी में एक पुस्तक मिलती है बुक ऑफ थेनेसिस, और इसमें ईंटों से बने हुए किले के बारे में पता लगता है जिसको सुमेर का किला भी कहा गया। यहाँ मेसोपोटामिया कि हम जब अध्ययन करेंगे, इसमें लेखन कला के साथ साथ शहरी जीवन, वहाँ की खेती बाड़ी, वहाँ के रीति रिवाज, वहाँ की परंपराएं, वहाँ के पूजा स्थल, इन सब की जानकारी हम लेंगे। आप सोचिए कि 1840 में अस्तित्व में आई इस विराट सभ्यता से हमें पता लगता है कि उस काल के लोग किस प्रकार अपना जीवन यापन करते थे। सबसे पहले लिखित एविडेंस भी वहीं से मिले। मेसोपोटामिया में वैसे तो बहुत सारे नगर थे, पर सबसे महत्वपूर्ण नगरों में जो नाम आता है वो एक मारी का नाम आता है, उर का नाम आता है, उरूक और बेबीलोन। बेबीलोन तो आपने कई बार ये शब्द सुना ही होगा। ये मुख्य नगर थे मेसोपोटामिया के। अब मेसोपोटामिया के इन नगरों
के साथ साथ हम उसके भूगोल से परिचित होते हैं। यहाँ भूगोल से मतलब है कि ये जो पूरा एरिया था, इस क्षेत्र में कहाँ पर क्या होता था। तो इसको हम दिशाओं के अनुसार बांट लेते हैं, उत्तर से दक्षिण और पश्चिम से पूरब। यहाँ जो सबसे ऊपर का भाग है उसमें हम देखें तो इसमें स्टेपी घास के मैदान हैं, और जहाँ घास के मैदान होंगे वहाँ पशुपालन होगा, और पशुपालन के लिए मैदानों का होना आवश्यक है। यानी जहाँ से नदियाँ उत्तर से निकली हैं तो वहाँ पर ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ और घास के मैदान, जो आज भी स्टेपी प्रदेश उनको बोला जाता है। दूसरा है पूर्वोत्तर, यानी उत्तर और पूर्व का हिस्सा। यहाँ से खेती करने के साक्ष्य मिले हैं, यानी 7000 से 6000 ईसा पूर्व इस भाग में खेती की जाती थी। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के पौधे, वृक्ष और झरने, जंगल, इन सब से भरा हुआ ये इलाका। ये पूर्वोत्तर का हिस्सा जिसमें अवशेष मिलते हैं कि 7000 से 6000 ईसा पूर्व, यदि आज से बात करें तो लगभग 9000 साल पहले खेती करने के साक्ष्य मिलते हैं। इसको हम नदियों में, दोनों नदियों का अभी हम रुख करेंगे और उन पे हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर ये एरिया हमें दिखाई देता है। जैसे अगर हम इसी को बांट लें पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में, तो ये इलाका जो आप देख रहे हैं सबसे ऊपर, ये कहलाया पूर्वोत्तर का इलाका, और यहीं पर खेती के साक्ष्य मिले। अब बात करते हैं हम दक्षिण की, यानी दक्षिण सबसे ये नीचे का हिस्सा। इस हिस्से में जहाँ नदियाँ अपने मुहाने पर उर्वरक मिट्टी को छोड़ती थी, और इस इलाके में उपजाऊ मिट्टी के कारण अच्छी फसल होती थी। और साथ ही साथ कई सारी जो नदियाँ, जो दोनों नदियाँ आ रही हैं, उनकी कई सारी ट्रिब्यूटरियाँ हैं, वो भी इसमें जुड़ जाती थी। ये पूरा इलाका फर्टाइल इलाका कहलाता था। और इसी दक्षिण भाग में रेगिस्तान का हिस्सा भी था, लेकिन उस समय यहाँ पर खेती की जाती थी। यहीं पर सबसे पहले लेखन कला और हिसाब किताब रखने के विषय में भी पता लगता है। यानी मनुष्य को सबसे पहले आवश्यकता पड़ी होगी हिसाब किताब रखने की, तब यहाँ लेखन कला भी अस्तित्व में आई होगी। और ये तभी संभव है जब व्यापार, वाणिज्य और कृषि ये अपने चरम पर हों। यहाँ इस उपजाऊपन के कारण ही फसलों की कई वैरायटी, कई प्रकार की फसल उगाई जाती थी। चलिए अब बात करते हैं कि किस प्रकार मेसोपोटामिया में जो प्राचीन नगर थे कब अस्तित्व में आए होंगे। ये नगर लगभग 3000 ईसा पूर्व, वो कहें तो आज से लगभग 5000 साल पहले अस्तित्व में आए। इस काल को कांस्य भी कहते हैं, क्योंकि इस समय कांसे का प्रयोग किया जाता था। यानी लोहे की खोज नहीं हुई थी और धातुएं अस्तित्व में नहीं थी, तो कांसा प्रयोग होता था। वो कांसा बनता था तांबा और रांगा से, यानी टीन, यानी तांबा और टीन के मिश्रण से तैयार किया जाता था कांसा। आज भी घरों में हमें जो ग्रामीण क्षेत्रों में कांसे के बर्तन मिल जाते हैं, तो ये कांसे का प्रयोग उस समय बहुत किया जाता था अलग अलग कार्यों के लिए। जैसे मनकों में छेद करने के लिए। अब मन के, मान लीजिए मोती,
जैसे मोती होते हैं, मोती में छेद करते हैं, उसमें धागा डालते हैं, यानी कि उनमें छेद करने के लिए कांसे के औजार का प्रयोग होता था। जो पत्थर होते थे उन पर कुछ उकेरने के लिए भी इसका प्रयोग होता था। फर्नीचर में जड़ने के लिए, यानी फर्नीचर, अब मान ली लकड़ी की कोई सामान है उसमें कटिंग सेटिंग करने के लिए, सीपियाँ बनाने के लिए, और सबसे महत्वपूर्ण हथियार बनाने के लिए। मेसोपोटामिया में एक भाला मिला है। भाला तो जैसे आप जानती हैं कि जिसमें एक लकड़ी का हिस्सा होता है पकड़ने के लिए, और उसके ऊपर इस प्रकार से एक आकृति होती है जो कि कांसे की बनी हुई थी। ये नुकीला होता है, फेंक कर मारने के लिए काम में लिया जाता है, यानी दूर से जानवर के ऊपर फेंक कर मारा जाता था। आज के समय में भले ही हमें अजीब सा लगता हो, लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए, हम बात कर रहे हैं 5000 साल पुरानी। अब देखते हैं कि मेसोपोटामिया का जो शहरी जीवन था वो कैसा था। जैसे आज भी शहर में विभिन्न वर्ग रहते हैं, विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं। जैसे इसलिए कहा जाता है कि श्रम का विभाजन है। आज किसी को कोई सब्जी बेच रहा है, कोई दुकान खोल रहा है, कोई ऑफिस में काम कर रहा है, उसी प्रकार प्रत्येक कार्य के लिए अलग अलग कारीगर या श्रमिक हुआ करते थे। पर्याप्त कृषि का उत्पादन होता था। फसलों में लगे हुए, कार्य में लगे हुए लोग हुआ करते थे। यानी कुल मिलाकर कहें कि सबके कार्य निश्चित थे, और इसीलिए ये पहली कड़ी थी जो कि शहरी जीवन को इंगित करती है। हमने भी पढ़ा था कि दजला और फरात नदियों के कारण कृषि के उत्पादन में ही अधिकतर लोग लगे थे। तो खनिजों की कमी थी, यानी कि मिनरल्स काफ़ी कम थे और उनको बाहर से मंगाना पड़ता था। परिवहन के साधनों के रूप में जलमार्ग का प्रयोग होता था, क्योंकि दजला और फरात नदी में आना जाना नाव के माध्यम से सुगम था। इसके अलावा और भी बहुत सारे शहरी कार्य हुए, जैसे बढ़ई हुआ, लोहार हुआ, सुनार हुआ और माणिक हुआ, जो मनकों का काम कर रहा है, जो पत्थरों पर मुद्राएं उकेर रहा है, फर्नीचर बना रहा है और आपके आभूषण बना रहे हैं, हथियार बना रहे हैं। तो ये सारी दशाएं शहरी जीवन की ओर इंगित करती हैं। इसमें औजार भी हम लिख लें कि शहरी जीवन में औजारों का महत्व, और इन सब की मंडी लगा करती थी, बाजार हुआ करते थे, और मंडी जो प्रमुख स्थल थी वो मंदिर में ही हुआ करती थी। यानी आप माने कि मेसोपोटामिया में